आप सभी का स्वागत है टीचर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है बौद्ध कालीन शिक्षा। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा को कवर किया था और जिसमें हम लोगों ने डिटेल से उसकी सारी चीजों को जाना था। इस क्लास में हम लोग इसको भी जानेंगे, साथ ही साथ इसको तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि क्या है इसमें और उसके में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, मुख्य समानताएं क्या है। मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं। क्लास को इन तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है, और आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएंगे। नाम से ही प्रतीत हो रहा है बौद्धकालीन शिक्षा मतलब बौद्ध के समय की शिक्षा, यानी महात्मा बुद्ध के समय की जो शिक्षा प्रारंभ की गई वही बौद्धकालीन शिक्षा कहलाई। ये शॉर्ट में है। अब अगर अर्थ की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती थी या कहलाती है। आज भी ये एग्जिस्ट करती है, यानी ये अभी भी अस्तित्व में ये शिक्षा प्रणाली है। तो और ये नाम कैसे पड़ा ये भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध जी के नाम पे बौद्धकालीन या बौद्ध शिक्षा कहलाया, और क्योंकि महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे तो इसलिए इनके नाम पे इस शिक्षा को जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू जान लीजिएगा। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या था। हर शिक्षा व्यवस्था का अलग अलग उद्देश्य रहा है, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था हो, बौद्ध कालीन हो, अभी हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। तो उसमें भी हर शिक्षा व्यवस्था का एक ना एक उद्देश्य रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं इस पे। बौद्ध धर्म जो था एक मध्यम मार्गी का पक्षधर था। मध्यम मार्गी का मतलब है कि ना बहुत ज्यादा हाई फाई ना बहुत ज्यादा नीचे, वो बीच के रास्ते को वो लेते हैं। जैसे आप एक लाइव एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो अपने डेली लाइफ में। अगर आप कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, 20,000 25,000 30,000 का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं खरीदते हो, ना ही कोई 100 50 का खरीदते हो, 100 50 200 400, आपकी एक रेंज होती है 1000 से 2000 3000 का, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो मैनेजमेंट है वो मध्यम मार्गी हो गया। मतलब ना ज्यादा रेडिकल हो ना ज्यादा एकदम नीचे भी ना हो, निम्न स्तर भी ना हो, मध्यम मार्गी हो। इसलिए इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मकसद शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उसमें जाति धर्म वर्ग लिंग का भेदभाव नहीं था। उद्देश्य इसका क्या था कि सभी लोगों को समान शिक्षा, या समान न भी हो तो सभी लोगों को समान रूप की शिक्षा मिले। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में हम लोगों ने देखा था, वहां पे भेदभाव प्रबल था। वहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब अलग अलग उनका निर्धारण था कि कौन कब से शिक्षा ग्रहण करेगा। ये सारी चीजें यहां पर नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। बौद्धकालीन शिक्षा जो है बालक के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। इसमें या उनके चरित्र निर्माण पर, हालांकि ये बात उसमें भी थी। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है, ऐसा इनका मानना था। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी। यानी सामाजिक विकास का अर्थ क्या होगा आगे अभी हम लोग जानेंगे कि सामाजिक विकास का मतलब कि उसको इतना कैपेबल बनाना, योग्य बनाना कि वो अपना जीवन यापन कर सके, ताकि वो समान का योग्य नागरिक बन सके, यानी समाज का योग्य नागरिक बन सके। ये इसका एक उद्देश्य में आप अगर आता है एग्जाम में तो आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला, इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना था। आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक पॉइंट नोटिस करेंगे आप लोग कि बौद्ध जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो भारत के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी, रेयरली कहीं कोई कंसेप्ट मिले। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा का इतना जो प्रचार प्रसार हुआ कि आज आप देखेंगे पूरे एशिया भर में ये फैला हुआ है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे म्यांमार हो, कितने विभिन्न विभिन्न, श्रीलंका में भी आप देखेंगे तो ये शिक्षा व्यवस्था बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको मिलेंगे। अब विशेषता क्या थी, इसकी शिक्षा जो थी वो सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। सार्वभौमिक का मतलब इंग्लिश में आप इसको यूनिवर्सल कहते हैं, मतलब सबके लिए थी, सबके लिए समान रूप से थी, और कोई जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही कोई जाति व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो पूर्णतया निशुल्क थी, ये बात वहां पर भी थी, यानी कंपैरेटिवली भी हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र जो था वो संघ होता था। अब ये संघ क्या है उसको आगे हम लोग जानेंगे। वहां पर क्या था, वहां पर केंद्र जो था वो गुरुकुल था, या
जहां पर गुरु निवास करते हैं वो स्थान था। यहाँ पर शिक्षा का जो माध्यम था, विशेषताओं में अगर बात की जाए बौद्धकालीन शिक्षा की, तो इसका माध्यम जन भाषा था, जिसमें पाली आती है। और यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण भी था। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आप मान लीजिए कोई अगर एक स्कूल को हम ले लेते हैं और वहां पर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। आप अभी के प्रेजेंट एग्जाम्पल समझिए, और एक ऐसा विद्यालय है जहां पर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हिंदी में ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे और वो ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार होता है। आज भी आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम दिखेंगे, हिंदी मीडियम के ज्यादा दिखेंगे यूपी में। अब जहां जैसी लोकेलिटी वो अलग बात है। सेम वही यहां पर भी हुआ। आगे हम लोग जानेंगे। इसकी जो जन भाषा थी, इन्होंने यानी बौद्ध शिक्षा के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों को समझ में आए। और बौद्ध कालीन में क्या था कि वो संस्कृत में होती थी, इसलिए सभी लोग उसको नहीं ग्रहण कर पाते थे, थोड़ी कठिन भी थी। शिक्षा प्रणाली जो थी जो जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते थे। ऐसा जो भी ऐसी कोई समस्या आती थी तो इस शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक विधि अपनाई जाती थी कि जैसे दो लोगों में कोई, मान लीजिए ए या बी, किसी दो को सपोर्ट करना है, तो जिसके सपोर्ट में ज्यादा लोग रहेंगे, 50% से ज्यादा लोग रहेंगे, उसकी बात माननी होगी। यही लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक विधि कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, यही सिद्धांत है। बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। धम्म संघ गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था। त्रिरत्न के बारे में आप जानते हैं। बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक विशेषता थी शास्त्रीय विवाद, यानी वाद विवाद। छात्र समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे और ज्ञान का संवर्धन करते थे। अगर अभी आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण, अगर विधियों में बात की जाए तो यहां पर एक विधि इजाद होती है, शास्त्रीय वाद विवाद। ये हालांकि ये बहुत प्राचीन एक विधि है, लेकिन इसमें इस शिक्षण व्यवस्था में इसका ज्यादा प्रयोग होने लगा। अब आ जाइए, हम लोग शिक्षा व्यवस्था को जानते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे उपनयन संस्कार वहां था, तो यहां पर भी संस्कार हैं, वही रूप हैं, क्योंकि ये उसके बाद ही आई है व्यवस्था। तो बहुत सारी चीजें उसी व्यवस्था से प्रभावित आपको मिलेंगी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है वो 6 या 8 वर्ष से माना जाता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लिखना होगा तो आप 8 वर्ष लिखेंगे। शिक्षा का मूल केंद्र जो था वो मठ हुआ करता था। उसमें प्रवेश से पहले बालक का, बच्चे का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। जैसे वहां उपनयन संस्कार होता था, यहां पर प्रवज्जा संस्कार होता था। वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 3 बच्चों को, और इन्हीं के आधार पर मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। इस संस्कार में क्या होता था कि वो अपने सिर के बाल मुड़ाते थे, पीले वस्त्र धारण करते थे और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। यानी जब इस संस्कार की प्रक्रिया यही थी कि उसको बाल मुड़वाना पड़ता था, पीला वस्त्र धारण करना पड़ता था और रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी अपने गुरु के लिए कि वो उन्हें अपना ले शिष्य के तौर पर। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद ही वह शरणत्रयी का अनुसरण करता था। वो क्या है शरणत्रयी? जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इनका कई बार अनुकरण होता था और इसके बाद ये इनको गुरु जो थे, वो जो भी गुरु होते थे शिष्य को अपना लेते थे। तो ये प्रवज्जा संस्कार है और ये 8 वर्ष में होता है। और आपने वो देखा होगा कि जब हम लोग आपके वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ रहे थे तो वहां पर यही संस्कार उपनयन था और उसके तो कुछ अलग चीजें थी। आगे हम लोग तुलनात्मक भी पढ़ेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था? इसके अलग अलग नाम है। श्रवण यानी बच्चा को सुनने का उसका काम होता था, इसलिए सिद्ध विहारक, विहार में रहते थे, इसलिए ये सारे नाम इनको रखे गए थे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। ये एक ऐसी पुस्तक होती थी, जैसे आप लोग बचपन में ABCD के लिए पतली पतली बुक्स नहीं आती हैं जिसमें आपको बना होता है सब कुछ, उसी तरीके से 6 महीने के लिए लैंग्वेज को ठीक से समझने के लिए, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं आएगा। इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। वो कौन कौन सी विधा है? पहला शब्द विद्या, मतलब पहले शब्द के बारे में, फिर शिल्प स्थान विद्या, फिर चिकित्सा विद्या और हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। ये 5 प्रकार की विद्याओं का
वो अध्ययन करता था, यानी ये 5 प्रकार की शिक्षा उसको उसके जो मठ है, संघ है, उसमें मिलती थी। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो 5 वर्ष तक चलती थी और 12 वर्ष तक चलती थी और 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। ध्यान रखिए, जब ये बच्चे 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, उस समय कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं था, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले प्राइमरी शिक्षा हो, फिर अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी, हायर शिक्षा, सब सम्मिलित रूप था। तो यानी इनकी जो शिक्षा, जैसे आज हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग 12 तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बीए करते हैं, एमए करते हैं, यानी यूजी पीजी करते हैं, फिर आप पीएचडी करते हैं। यहां पर यह था कि 12 वर्ष तक पढ़ने के बाद आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी और 8 वर्ष में आए थे तो आपकी उम्र, यानी ये बच्चे 8 वर्ष में इनका प्रवज्ञा संस्कार हुआ था, 12 वर्ष पढ़ेंगे तो इनकी कुल आयु जो हो जाएगी वो 20 वर्ष हो जाएगी और 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष होते ही इनकी शिक्षा पूरी मानी जाती थी और फिर उसके बाद इनका उपसंपदा संस्कार होता था और यही जो हमारे वैदिक कालीन शिक्षा में था, ये समावर्तन संस्कार था। बस देखिए, नाम बदल रहा है, चीजें लगभग वही हैं। इसमें क्या होता था कि इसमें जो 9 भिक्षु होते थे, यानी जो लोग, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो अब इनको 10 नियमों का पालन करना होता था कि जीव की हत्या न करना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, असत्य न बोलना यानी झूठ न बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, समय पर भोजन करना, नृत्य, संगीत, तमाशा से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना और भूमि शयन करना और उसके बाद भूमि पे सोना और श्रवण चांदी दान न लेना। ये 10 चीजों का पालन कराकर इनका संस्कार कंप्लीट करा लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे लोग होते थे, जैसे अगर शिक्षा पूरी हो गई तो वो शिक्षक के रूप में रहना चाहते थे, यानी शिक्षक बनना चाहते थे, तब उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना पड़ता था और अगर वो शिक्षा ग्रहण करके वो चाहें तो वो अपने घर को, यानी गृहस्थ जीवन में भी जा सकते थे, ये उनकी चॉइस होती थी। 12 मास का एक शिक्षण सत्र होता था, यानी जो पूरा सत्र सेशन चलता था वो 12 माह का होता था। पठन पाठन जो था प्रातः काल से मध्याह्न और पुनः फिर भोजन, लंच, सब कुछ उसी तरीके से था। अवसर के अनुसार अवकाश भी हुआ करते थे, कोई फिक्स छुट्टियों की डेट नहीं होती थी, दिन नहीं होता था, लेकिन जब भी कोई ऐसे अवसर होते थे छुट्टियां भी होती थी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना होगा आपको, यहाँ पर इसको नोट भी कर सकते हैं। शिक्षण कार्य जो थे मठों में किया जाता था। मठ यानी मठ विहार होते थे, यानी एक जगह होती थी जहां पर वो निश्चित जगह पर ही वहां पर अध्ययन होता था और ये बड़े बड़े भवन हुआ करते थे। और वैदिक कालीन शिक्षा में तो भवन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो झोपड़ी में जहां पर गुरु रहते थे वहीं होता था, जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षुओं को रहने की व्यवस्था थी, गुरु शिष्य रहा करते थे। यानी एक बहुत बड़ा भवन कुछ इस तरीके का, इस प्रकार का खूब रहता था, जिसमें बहुत जगह और कुछ इसी तरीके की एक इमारत रहती थी। और भारत के इतिहास में बौद्ध विहार जो था वो सर्वप्रथम संगठित संस्था थी, यानी एक तरीके से यूनिवर्सिटी का फॉर्म हुआ करता था। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे छोटा सा देख पाएंगे, ये जो जितने यहाँ पे बच्चे बैठे हैं या ये जो भी भिक्षुक बैठे हैं, ये सभी लोग बौद्ध में मठों में ही, यानी विहारों में ही बैठकर ये अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ और फैक्ट जान लीजिए। जो बौद्ध कालीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वो कुछ यूनिवर्सिटी थी उस समय की, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, काशी, मिथिला और जगदल्ला, ये प्रमुख नाम है जहां पर बौद्ध शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। मठों या शिक्षा संस्थाओं में योग्यता अनुसार छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में रखा जाता था। जैसे आज है क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, उसी तरीके से वहां था। जो प्राइमरी क्लासेस होती थी उनको सुतंत्र कहा जाता था, उसके बाद अगली कक्षा को विनय कहा जाता था। ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। अब बात की जाए पाठ्यक्रम जो था यहाँ का, वो इस शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों था। यानी अब सैद्धांतिक में बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार है, उनकी विचारधाराएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, तो वो सैद्धांतिक रूप था। और व्यवहारिक रूप में आगे क्या क्या देखने को मिलेगा वो अभी हम लोग देखते हैं। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन, लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल विधा और शिक्षा कला, शिल्प कला आदि विषय जो थे ये सब पढ़ाए जाते थे।
और बौद्ध शिक्षा मूलतः तो धार्मिक थी, किंतु सामान्य व्यवसायों यानी कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला की भी शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए इसको व्यावहारिक शिक्षा भी कहा जाता है कि यानी आपको ये भी शिक्षा दी जा रही है कि आप कताई, बुनाई सीख सके, जिसके लिए आज भी प्रेजेंट टाइम में इसको वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा। तो ये व्यावसायिक शिक्षा का कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ, ऐसे आप मान सकते हैं। एक फैक्ट और जान लीजिए कि जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें कुछ लोगों को योग्य नहीं माना जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हालांकि वो जाति का आधार नहीं था, जिसमें कोढ़ी, चांडाल, सरकारी नौकर या डाकू, कैदी या माता पिता की आज्ञा न दी गई हो, उस बच्चे को स्वीकार नहीं किया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यानी उनका प्रवज्जा संस्कार ही नहीं होता था। ये थोड़े से फैक्ट हैं। अब विधियों की बात की जाए तो यहां पर विधि जो थी मौखिक थी, यानी गुरु बैठकर, यहां पर आप देख सकते हैं गुरु बैठकर अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, बताते थे। उस समय कोई ब्लैक बोर्ड या ऐसी चीजें लिखने की कोई व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। शिक्षण का जो माध्यम था वो जन भाषाएं, वो पाली थी, यानी पाली भाषा प्रमुख थी और जन भाषाएं थी। अगर कोई स्थानीय भाषा है तो उस भाषा में भी अगर गुरु जानता है तो वो पढ़ाता था। बुद्ध ने कहा भी, ओ भिक्षुओं, मैं तुमसे प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हूं। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। यहां पर रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही साथ इसमें ज्यादा डिटेल में आपको यही पूछेगा, बस इतना याद कर लीजिए, व्याख्यान विधि भी थी, प्रश्नोत्तर थी, लेकिन यहाँ पे रटने की विधा पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता था। अब गुरु शिष्य के संबंध की बात की जाए तो सेम वही था जो आज है, जो आज एक आदर्श संबंध माना जाता है, सेम वही था। इसमें कुछ विशेष तौर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ गुरु शिष्य का जो संबंध था स्नेहपूर्ण था। शिष्य का पवित्र कर्तव्य था कि वो गुरु की सेवा करे और उनकी दिनचर्या का ख्याल रखे, साफ सफाई रखे, भिक्षा द्वारा भोजन व्यवस्था करे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। यानी ये वही चीजें हैं जो आपके वैदिक कालीन शिक्षा में मिलती थी, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला जो है वो है स्त्री शिक्षा। आपने देखा होगा कि उसमें स्त्री शिक्षा की कहीं कोई बात नहीं की गई थी और न ही कोई अस्तित्व दिखता है कि स्त्री शिक्षा कहीं बहुत ज्यादा प्रसारित थी। लेकिन यहां पर धीरे धीरे स्त्री शिक्षा को शामिल किया गया। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और पहली बार इतिहास में स्त्री शिक्षा को लेकर अगर किसी ने काम किया तो वो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था ने किया। संघ में, यानी जहां पर ये पूरी शिक्षा चलती थी, आप संघ का मतलब जब भी मैं कहूं संघ, मठ, विहार, यानी वो आप ऐसी जगह मान लीजिए, ऐसा भवन मान लीजिए, ऐसा घर मान लीजिए या ऐसी इमारत मान लीजिए जिसमें शिक्षा के कार्य होते थे, पठन पाठन के कार्य होते थे। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी और यही पहली महिला बनी। फिर बाद में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ हो गया। पहले नहीं था, शुरुआत में आप जानते होंगे कि पहले स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में ये बौद्ध धर्म में स्टार्ट हो गया। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था, यानी भिक्षुक और भिक्षुणी, उन्हें भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। जो भी लोग आ जाते थे मठ में, उनको बच्चे होते थे तो उनको भिक्षु कहा जाता था और भिक्षुणी महिलाओं को या स्त्रियों को। अब उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा भी बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग थी, क्योंकि एक बौद्ध का साहित्य है महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई, बुनाई, सिलाई का प्रशिक्षण, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले अनुयायियों का वर्णन मिलता है और जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाती है। यानी यहाँ पर टोटली व्यवहारिक शिक्षा की भी बात की जा रही है कि जो भी भविष्य में जो भी चीजें हैं, चाहे वो कताई बुनाई हो या आप जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, वो सब भी शिक्षा मिलती है। तो ये तो हमने अभी बात कर ली इसके जो कोर चीजें थी, जो मेन चीजें थी। अब समालोचना में हम लोग देख लेते हैं इसके गुण क्या हैं। अगर आपको गुण पूछा जाए, इसके मेरिट पूछा जाए, मेरिट मतलब गुण इस शिक्षा व्यवस्था के क्या रहे हैं, तो बौद्ध शिक्षा जो थी वो केंद्र अत्यधिक सुव्यवस्थित थी। जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र होते थे वो अत्यधिक सुव्यवस्थित इसलिए होते थे क्योंकि वो एक निश्चित स्थान पे होते थे, मठों में, विहारों में, इमारतों में होते थे, इसलिए एक सुव्यवस्थित केंद्र हुआ करता था। बौद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देती थी। ये जो केंद्र था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग समान रूप से माने जाते, सभी लोग एक समान माने जाते थे, इसलिए यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द था।
और जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाते थे तो उनकी वो चाहे जिस भी जाति धर्म से आते हो वो समान हो जाते थे, एक समान। बौद्ध शिक्षा केंद्र में जो था पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा विषय का अनूठा संग्रह उपलब्ध था। सारे चीजें सारे विषय पढ़ते थे। जन भाषा का शिक्षा में प्रयोग लोकप्रियता का कारण बना। जैसा मैंने बताया कि जो बौद्ध कालीन में जो था, अभी आगे हम लोग जैसे बौद्ध कालीन में आपको जन भाषा पाली मिलेगी और वैदिक कालीन में जो आप देखेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत मिलती है। मध्यम मार्ग जो था वो सुलभ था और शिक्षुक गढ़ था, यानी बहुत सुलभ था। मध्यम मार्ग के माध्यम से न कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट व्यवस्था थी, न बहुत ज्यादा ढीला ढीला था, मतलब वो मीडियम तरीके से मॉडरेट चीजें चलती थी। अब दोष की बात की जाए तो स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण ना हो पाया था। हालांकि ये सही भी नहीं है कि उस समय सभी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि ये सारी चीजें समाज पर भी निर्भर करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कुलीन स्त्रियां थी, यानी जो अच्छे घर से, यानी आप ऐसे कह लीजिए जो अपर क्लास से स्त्रियां आती थी, वही शिक्षा ग्रहण करती थी। यहाँ लौकिक विषयों की अपेक्षा होती थी, यानी जो भी अध्यात्म की ज्यादा बात नहीं होती थी, एक सीमित दायरे तक बात होती थी। और उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य ने भिक्षुओं को विलासिता की ओर ढकेलना शुरू कर दिया और मठों विहारों में उन्मुक्तता ने अवांछित तत्वों को आकर्षित किया। अब होता क्या था कि जो मठ और विहार होते थे उसमें कोई भी प्रवेश कर सकता था, तो उसमें कुछ ऐसे प्रकृति के लोग आने लगे, जो लोग जैसे आप समझ लीजिए कि डाकू हो, मुजरिम हो, मतलब कुछ इस तरीके से मानसिकता वाले लोग आने लगे। तो अब आप ही समझ लीजिए जहां पर ऐसे कार्य हो रहे हैं और इसी में कोई मुजरिम भी बैठा हो, कोई कोई और बैठा हो, तो वो क्या करेगा, वो अपना फायदा देखेगा। और कुछ इसी तरीके से फिर थोड़ा सा इसमें विकृतियां आने लगी, ये बात यहां पर आप देख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमें यह जानना है कि इनमें समानताएं क्या थी बौद्ध शिक्षा में और वैदिक शिक्षा में। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस पूरी क्लास को नहीं समझा, अगर इसको आपने समझ लिया तो ये पूरी क्लास कवर हो जाएगी। देखिए कैसे। जो समानता ये थी कि लक्ष्य जो था वो निर्वाण प्राप्ति था, यहां पर मोक्ष प्राप्ति था। वही सेम है कि जीवन चक्र से बाहर निकलना और अच्छी शिक्षा से वो उपलब्ध हो सकता था जब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। यहाँ 8 वर्ष पे शिक्षा प्रारंभ होती थी, जिसको यहाँ पे प्रवज्जा का नाम दिया गया और यहाँ पर उपनयन संस्कार का नाम दिया गया। ये दोनों टर्म याद रखिएगा। शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था, यहाँ पर भी संस्कार से। और भिक्षाटन यानी शिक्षा की दिनचर्या थी, यानी शिक्षा में भिक्षा के लिए भी निकलना पड़ता था। तो ये समानताएं थी। अब असमानताएं, अंतर क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था, यानी बौद्ध धर्म की ये शिक्षा जो थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही बनाई गई थी, यानी ये भी एक मकसद था। लेकिन यहां पर ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था। अगर इसीलिए जो वैदिक शिक्षा थी उसका इंडिया से यानी भारत से बाहर आप देखेंगे उसका प्रचार प्रसार नहीं मिलता है। यहां पर संघ का वर्चस्व था, यानी जो संघ यानी जो संस्था थी इनकी, उसका वर्चस्व हुआ करता था। वहां पर जो पुराने गुरु होते थे उनकी चलती थी और यहाँ पर गुरु का वर्चस्व होता था। कहें कि गुरुकुल में जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही रहते थे मोस्टली। यहाँ जो थी शिक्षा समुदाय प्रधान थी, यहाँ पर परिवार प्रधान थी। यहाँ पर कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर थे, यहाँ जीवन सादगीपूर्ण था। उपसंपदा संस्कार के बाद जो जीवन था वो ब्रह्मचर्य हो जाता था और यहाँ समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन। जो उपसंपदा संस्कार है बौद्ध धर्म का, बौद्ध शिक्षा का, ये यहाँ पर दोनों ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो संघ के सदस्य बन सकते हैं या तो आप गृहस्थ जीवन, यहाँ पे एक ही बात लिखी गई है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या तो गृहस्थ जीवन अपना सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप अच्छी शिक्षा कर लिए तो गुरुकुल आपको गुरु जो थे गुरुकुल में आपको शिक्षक बना देंगे। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन था, समावर्तन हो गया तो आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करिए। संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, लेकिन गुरुकुल में ऐसी अनुमति नहीं थी। हमने पढ़ा था उसमें। माध्यम जो था पाली या जन भाषा था और यहाँ पर माध्यम जो था वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत था। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार ज्यादा लोगों तक नहीं हो सका, क्योंकि संस्कृत भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, थोड़ी टफ होती है, जिसकी वजह से सभी लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होते थे। ये जो शिक्षा व्यवस्था थी बौद्ध धर्म में, बौद्धकालीन, ये जाति धर्म से परे थी और ये जाति धर्म पे आधारित थी बिल्कुल वैदिक शिक्षा। संघ या विद्यालय का नियंत्रण होता था और यहाँ पर गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त होता था। तो ये बातें अंतर हो गया और ये समानताएं हो गई।
अब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा कि संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था श्रमण, नव भिक्षु या सामनेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सामनेर भी, नव भिक्षु भी, श्रमण भी और सिद्ध विहारक भी हमने ऊपर देखा था। दूसरा है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नालंदा उसमें से एक है, तक्षशिला है, जगदल्ला है, काशी है, लेकिन सारनाथ, काशी में सारनाथ आप जानते हैं, लेकिन ये बाकी नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर करिए। सिद्ध विहारिक किसे कहा जाता था? तो वही नौ भिक्षुकों को कहा जाता सिद्ध विहारिक, जैसा हमने देखा। बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 साल यानी 8 ईयर ओल्ड पे। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया, ये आप लोगों के लिए है कि बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि क्या थी वो आप बताएंगे, आप खुद लिख लीजिए उसे। प्रवज्जा और उपसंपदा संस्कार से आप क्या समझते हैं, आपको इस पे बताना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, बौद्ध कालीन शिक्षा किन किन बिंदुओं पर वैदिक कालीन शिक्षा से अलग थी? तो वो पॉइंट आप इन्हीं समान जो अंतर है, असमानताएं हैं, उसके आधार पर आप सारे पॉइंट बना सकते हैं। तो ये आज की इस क्लास में हम लोगों ने बौद्ध कालीन शिक्षा बहुत ही डिटेल में कवर किया। सारे पॉइंट देखे हम लोगों ने जो आपके एग्जाम में आते हैं या जो आपके सिलेबस में है, जो आपको जानना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगली क्लास और इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम लोग और एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसको देखना ना भूलें, चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।